हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं शिव प्रकाश शर्मा आप सबका दृष्टिकोण आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सब पे बिंदुवार चर्चा करेंगे और उन पे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी हल करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। पहला न्यूज है आज का, इंडिया रैंक्स थर्ड इन एनुअल एशिया पावर इंडेक्स। एशिया के पावर इंडेक्स में जो है इंडिया को तीसरा रैंक दिया गया है। पावर इंडेक्स क्या है? अब ये एशिया पावर इंडेक्स, पहले इस चीज को समझते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स क्या है। तो जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उन सब में किस कंट्री का प्रभुत्व ज्यादा है, कौन सा देश ज्यादा शक्तिशाली है अपने सेना के मामले में, अपने प्रभुत्व के मामले में, अपना जो सॉफ्ट पावर है राजनीति का या कूटनीति का उस मामले में। और इस सब के हिसाब से उन देशों का रैंकिंग किया गया और उसी रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान दिया गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये रैंकिंग करने वाला आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है? तो ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स रेज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन थिंक, ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब वहां पे विचारक बैठते हैं, उन सब चीजों का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद से रैंकिंग जारी करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। बैक स्ट्रॉन्ग ऑफ पोस्ट कोविड इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइनाज पावर अपीयर टू प्लेटू जस्ट बिलो द यूएस, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री जो बताया गया यहाँ पे यूएस, दूसरा चाइना और तीसरा जो है हमारा इंडिया, यानी कि भारत को तीसरे पोजीशन पे रखा गया ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट के द्वारा। एक इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आइए हम लोग इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट है लोई इंस्टीट्यूट। लोई इंस्टीट्यूट है इस इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, जिसने यूएस को, यूनाइटेड स्टेट को टॉप पे रखा है। एक सभी चीजों का आकलन करके एक 100 नंबर का वो आकलन किया गया कि 100 में कितने नंबर, कितने पॉइंट्स देने हैं। और अमेरिका को जो है पावर इंडेक्स में 81.7 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि चाइना को 72.7 और इंडिया को 39.1 मार्क दिए गए हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, पावर एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान मिला है। दूसरा कि सिडनी बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लोई इंस्टीट्यूट, ये इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ये कोई गवर्नमेंटल रिपोर्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन का कोई रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक थिंक टैंक बेस्ड रिपोर्ट है जिसमें एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है भारत के बाद जापान का स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का खुद का स्थान है, यानी कि 5वें स्थान पे खुद ऑस्ट्रेलिया है और 6ठे स्थान पे रसिया को रखा गया है। वैसे ये सब रिपोर्ट्स जो होती है कभी कभी किसी भी देश का मनोबल भी तोड़ने के लिए आती है। अभी कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आई थी कि आज जो है एशिया जो सेना है, सेना में जो है सबसे नंबर 1 पे आज भारत चल रहा है एशियाई कंट्री में, जिसने रूस को भी पछाड़ दिया है। तो खैर इस रिपोर्ट के अनुसार जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो निश्चित है आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स में 3rd पोजीशन प्राप्त हुआ है, ठीक है। समझ गए इस चीज को, एक बार फिर से देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स जो है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है, जो सिडनी के एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया। इसमें टॉप पे यूएस, सेकेंड में चाइना और 3rd में जो है हमारा इंडिया को रखा गया है। तो आपको टॉप 3 ही याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज, आज आप बाजार जाते हैं तो बाजार में सबसे ज्यादा जो दिखने वाली चीजें होती है वो होती है क्यूआर कोड, जिससे आप पेमेंट आसानी से कर पाते हैं। आज आप ज्यादातर कैश लेके नहीं ट्रैवल करते हैं, मोबाइल कैरी करते हैं और उसी से आप पेमेंट करते हैं। तो जितनी भी ये आपको जो इंटरफेस दिख रहा है, ये इंटरफेस का नाम है यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आप चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप चाहे कोई सा भी ऐप यूज कर रहे हो, मान लेते हैं आपका अकाउंट पीएनबी में है और आप यूज कर रहे हैं फोन पे, और सामने वाले का अकाउंट एसबीआई में है
और वो यूज कर रहा है गूगल पे, फिर भी आप पेमेंट करते हैं और आसानी से जो ये पेमेंट इसके अकाउंट में पहुंच जाता है, डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। बीच में जो एप्लीकेशन है यानी फोन पे, गूगल पे, ये सब मीडिएटर का काम करता है। ये जो इंटरफेस है, इसी इंटरफेस को यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, जिसके माध्यम से जो है पेमेंट का आदान प्रदान हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि पहले के टाइम में अगर हम किसी एक बैंक का चेक लगाते थे दूसरे बैंक में तो 3 से 4 दिन का समय लगता था। तो आज ये इंस्टेंट सेटलमेंट कैसे हो रहा है? तो इसके लिए भारत में एक संस्था काम कर रही है। इस संस्था का नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यही जो संस्था है भारत में जितने भी डोमेस्टिक रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है इसको ऑपरेट कर रही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is an Indian public sector company that operates retail payment and settlement system in India। इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 2008 में की गई थी। इसका जो फाउंडर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मेन फाउंडर है, और साथ में इंडियन बैंक एसोसिएशन भी साथ में जुड़ करके काम कर रहा है। तो जितना भी आप पेमेंट करते हैं भारत में यूपीआई के थ्रू, वो सारा पेमेंट जो है एनपीसीआई के कंट्रोल में, रेगुलेशन में चलता है। एनपीसीआई का मेन काम डोमेस्टिक रिटेल सेटलमेंट करना है, लेकिन इसकी एक और विंग है। इस विंग का नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल, ठीक है, जो ओवरसीज विंग है। ओवरसीज विंग मतलब विदेश का जो जितना भी इंटरनेशनल पेमेंट है उसको देखता है, इंटरनेशनल पेमेंट को देखता है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ओवरसीज पेमेंट देखता है, यानी कि विदेशों से जैसे हम जो है ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वहां पेमेंट करते हैं, तो वो सब इंटरनेशनल पेमेंट्स को देखता है। तो आखिर न्यूज में क्यों है? क्योंकि कैरेबियाई का एक देश है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। त्रिनिदाद एवं टोबैगो ये एक देश है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, और इसने जो है यूपीआई लाइक पेमेंट्स का वहां पे जो है सर्विस लिया है, जिसमें भारत मदद कर रहा है। यानी कि ये यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू करने वाला भारत जो है दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। अब काफी सारे देश जो है इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं धीरे धीरे, और जिसमें जो है एक नाम और जुड़ गया है त्रिनिदाद एवं टोबैगो का। त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने जो है यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम वहां पे डेवलप किया है, जिसमें भारत इसको सारा टेक्नोलॉजी दे रहा है, डेवलप करवाने में वहां पे मदद कर रहा है। और मदद करने वाली जो मेन संस्था है वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ओवरसीज विंग, यानी कि इंटरनेशनल वाला जो उसका ब्रांच है, जो वही सारा फंक्शनिंग कर रहा है त्रिनिदाद एवं टोबैगो के यूपीआई पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न किस हिसाब से पूछ सकता है, चलिए। भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा है? अब ये शब्द आ गया कैरेबियाई देश, तो कैरेबियाई देश कौन सब हो सकता है? तो देखिए, कैरेबियाई सागर के आसपास जितना भी क्षेत्र है वो सारा देश जो है कैरेबियन कंट्री कहलाता है। कैरेबियाई सागर के आसपास का सारा क्षेत्र कैरेबियन कंट्रीज कहलाता है। और ये जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, यानी कि उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। उसी में एक है त्रिनिदाद एवं टोबैगो, जिसने जो है यूपीआई पेमेंट सिस्टम अपनाया है। तो ये पहला कैरेबियाई कंट्री है, ये याद रखिएगा, पहला कैरेबियाई देश है, फर्स्ट कैरेबियन कंट्री है ये, जिसने यूपीआई पेमेंट सिस्टम अपनाया है भारत का। यानी कि अब त्रिनिदाद एवं टोबैगो में भी जो है यूपीआई पेमेंट सिस्टम से पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और इस काम को पूरा करने का जिम्मेदारी मिला है एनपीसीआई के ओवरसीज ब्रांच को, जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स देखता है। एनपीसीआई क्या काम करता है वो भी समझ गए। भारत में जितनी तरह के रिटेल पेमेंट है, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है न्यू कैटफिश स्पीसीज एग्जोस्टमा सैनिटियोज डिस्कवर्ड इन नागालैंड, ठीक है। अब कैटफिश क्या होता है? तो देखिए, बिल्ली के चेहरे पे इस टाइप की जो मूंछ टाइप की संरचना होती है, तो जिस मछली में मूंछ टाइप की इस तरह से काफी संरचना होती है, उस सब सारे प्रजाति को कैटफिश के नाम से जाना जाता है। कैटफिश
शब्द अगर हम लोग जानेंगे तो कैटफिश का एक अर्थ होता है फंसाना भी, यानी कि कुछ वेबसाइट डेवलप करके आपका कोई डाटा हैक कर लिए, तो ये भी एक तरह का कैटफिशिंग होता है। तो यहाँ पे जो कैटफिश का शब्द है वो मछली जिसके चेहरे पर जो है बिल्ली के आकार का मूंछ की तरह रेसा वगैरह हो, वो कैटफिश कहलाता है। तो ये कैटफिश का नाम है जिसको डेवलप किया गया है, जिसको खोजा गया है, एक्जोस्टोमा सैनिट्यूनी। ठीक है, ये मिला है नागालैंड के इलाके में। तो नागालैंड हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है काफी जो है रिच हेरिटेज है, यानी कि काफी ज्यादा वहां पे पशु पक्षी है, जो बायोडाइवर्सिटी की जो विविधता है वो सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। काफी सारे पहाड़ वगैरह है, लेक्स वगैरह है, और उसी में ये डिस्कवर्ड किया गया है नागालैंड में। मछली का नाम है एक्जोस्टोमा सैनिट्यूनी। ठीक है, ये एक प्रकार का कैटफिश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। इसका जो प्रश्न है, वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है वर्तमान में अभी ला गणेशन है। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल है, और नेफ्यू रियो जो है वहां के जो है मुख्यमंत्री है। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो नागालैंड के जो राज्यपाल है ला गणेशन है, और जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है, अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है गुजरात गांधीनगर में एक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, और इस बिजनेस कॉन्क्लेव का नाम था री इन्वेस्ट 2040। री इन्वेस्ट 2040, और ये कंप्लीटली जो केंद्रित था वो था रिन्यूएबल एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मिस्ट, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के फील्ड में पूरे दुनिया से जो है बिजनेस को आकर्षित करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में, यानी कि जो जो होम स्टेट है प्रधानमंत्री जी का, वहां पे ये बिजनेस कॉन्क्लेव किया गया है। और ये बिजनेस कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य था ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट था ये, और ये चौथा संस्करण है, यानी कि पहले भी 3 बार हो चुका है, ये चौथा संस्करण है। और इसमें मेनली जो है नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, उसमें इन्वेस्टमेंट को अपनाने के लिए जो है ये मीटिंग किया गया था। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा जो ऊर्जा अक्षय है, जिसका बार बार नवीकरण नया हो जाता है, वो ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा जब तक सूरज है तब तक खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पवन ऊर्जा, जब तक हवा चल रही है तब तक ये खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, यानी समुद्र से जो ऊर्जा आती है उसके ज्वार भाटा वगैरह से, तो ये ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो अक्षय है, जो हमेशा नहीं होती जाती है। और गैर नवीकरणीय में आपका कोयला वगैरह आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, ये सब एक समय के बाद जो है ये सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो गैर नवीकरणीय है और ये नवीकरणीय है। तो गैर नवीकरणीय से क्या हो रहा है? हमारा कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी जो CO2 का इमिशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे हमारा जो वातावरण है वो प्रभावित हो रहा है। और उसका दुष्परिणाम आप देख भी रहे होंगे आज के टाइम में, कि जहाँ पे जो है सूखा वाला इलाका था वहां पे आज बाढ़ आया हुआ है, जो हरियाली वाला इलाका था वहां पे सूखा पड़ रहा है, ठंडी के टाइम पे गर्मी पड़ता है, गर्मी के टाइम में ठंडी पड़ता है। मतलब जो ये कार्बन उत्सर्जन है, इसके कारण पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है अनबैलेंस्ड होते जा रहा है। इसलिए सभी देशों ने जो है अपना अपना एक टाइम लिमिट किया है कि हमको इतने समय तक जो है ये कंप्लीटली नेट जीरो कार्बन इमिशन जाना, यानी कि उस देश में कार्बन इमिशन नहीं होगा। भारत ने भी जो है लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2070 तक तो है कंप्लीट नेट जीरो हम लोग करेंगे, यानी कि 2070 के बाद 0% कार्बन का उत्सर्जन होगा। हमारा जितना भी देश में सारे चीजें हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो, सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी। ठीक है, और उसी के फील्ड में अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, बड़े बड़े कंपनीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। उसी के फील्ड में जो है जैसे सोलर प्लांट से लगाना है तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, इसलिए जो है ये मीटिंग किया गया था। ये इन्वेस्टर मीट था, जहां काफी सारी कंपनियां आई
और अपना अपना इन्वेस्टमेंट प्रदान की कि हम ये इन्वेस्टमेंट इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हुई। तो इस मीटिंग का नाम था री इन्वेस्ट 2040, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये मीटिंग किया गया था। ये मीटिंग किया गया है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, चलिए इस पे प्रश्न किस हिसाब से पूछ सकता है देखते हैं हम लोग। हाल ही में री इन्वेस्ट 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इन विच स्टेट वाज री इन्वेस्ट 2040 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये हो जाएगा कहां पे? प्रधानमंत्री जी का अपना होम स्टेट गुजरात में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है सेक्रेटरी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी चेयर्स रिव्यू मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। देखिए ये इन्हें जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी हैं। डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी देश में जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह इंप्लीमेंट होते हैं, जितने भी योजना होते हैं, उसकी एक कार्य समिति है और उसके जो है ये सचिव है, सेक्रेटरी है, यानी कि वो योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा उसके प्रति एडवाइस देते हैं। उसका जो एडवाइजरी कमिटी है यानी कि कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी के ये सेक्रेटरी हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो यूनाइटेड स्टेट की एक सब्सिडरी संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये पूरी दुनिया में जो है जो भी भूखमरी है यानी कि फूड सिक्योरिटी और प्लस जो पोषण है यानी कि फूड भोजन तो मिल जाएगा, भोजन मान लेते हैं उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन वो भोजन गुणवत्तापूर्ण हो। किसी भी कंट्री में भोजन जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण हो, सभी बच्चे को भोजन मिल रहा है और पौष्टिक भोजन मिल रहा है, ये भी सुनिश्चित करना, यानी दोनों एंगल से सुनिश्चित करना जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम होता है। और इसी पे एक मीटिंग हुआ था कि भारत जो है किस तरह से अपने देश में फूड सिक्योरिटी को और क्वालिटी फूड को प्रमोट कर रहा है, उसी से रिलेटेड ये सारी मीटिंग हुई। और इसका जो चेयर्ड, इस मीटिंग को जो चेयर्ड किए हैं वो है डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, जो कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, समझ गए कंट्री ये क्या काम करते हैं, वो भी समझ गए कि भारत में जितनी भी योजनाएं बनती हैं उसके लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है और उसके ये सचिव हैं। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूनाइटेड स्टेट की एक सब्सिडरी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है सिंडी मैकैन। ठीक है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है और 1961 में जो है इसका गठन हुआ। दो चीज निश्चित रूप से आप याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है तो दिमाग में ये बैठी जाना चाहिए कि फूड से रिलेटेड जो वर्क होगा पूरी दुनिया में ये इसी की जिम्मेदारी होगी, गुणवत्तापूर्ण फूड सब तक पहुंचे और फूड सब तक पहुंचे, ये दोनों काम की जिम्मेदारी इसके ही पास है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक है, और इस संस्था को 2020 में जो है नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, क्योंकि यह संस्था फूड को लेकर के काफी ज्यादा वर्क कर रही है। काफी सारे सुदूर इलाकों में, सूडान वगैरह, दक्षिण अफ्रीका के काफी साइड एरियाज वगैरह में जहां बच्चे भूख से मरते थे पहले, वहां पे भोजन पहुंचाने का काम किया है और भोजन भी पौष्टिक भोजन, गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचाने का काम किया है। इस कारण से 2020 में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा तीन चीज यहाँ पे। पहला, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? 1961 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज किस वर्ष दिया गया था? 2020 में दिया गया था। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, भारत और कजाकिस्तान के बीच इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 जो है शुरू हो चुका है। काजिंद 2024। तो दो तीन पॉइंट पे यहाँ गौर करते हैं। पहला कि ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सैनिक युद्धाभ्यास है, ग्राउंड पे लोग लड़ेंगे।
का युद्धाभ्यास काफी सारे तरीके के होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे रहता नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज का मतलब ये नेवल एक्सरसाइज जो नौसेना के माध्यम से दो नौसेना मिल करके आपस में युद्धाभ्यास करेगी। एयरफोर्स का एक्सरसाइज होगा तो एयरफोर्स जो है सम्मिलित होगी। और यहाँ पे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सिर्फ जो मिलिट्री है यहाँ पे काम करेगी, दोनों देश के मिलिट्री जो है आपस में युद्धाभ्यास करेगी, युद्ध का अभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास का जो मेन फोकस था वो था काउंटर टेररिज्म का, यानी कि दोनों ही देश जो है किस तरह से आतंकवाद के विरोध में जो है आतंकवाद को रोकने के लिए दोनों ही देश काम कैसे करेंगे। तो ये अपना तरीका दिखाते हैं, वो अपना तरीका दिखाते हैं और यही युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कौन सा संस्करण है दोनों का? इंडिया कजाकिस्तान का 8वां संस्करण है, याद रखना है। नाम हमेशा, नाम बहुत ही सिंपल है, आपके दिमाग में आ जाएगा। काज फॉर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इन फॉर इंडिया। ठीक है, तो नाम बहुत ही सिंपल रखा गया है, काजिंद 2024। कजाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, अभ्यास है, युद्धाभ्यास है और 8वां संस्करण है इसका। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ पे ये हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हो चुका है, उत्तराखंड में युद्धाभ्यास अभी चल रहा है। चलिए, कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये ऊपर का इलाका आप देखिएगा रसिया का इलाका है ऊपर का, और रसिया के ठीक नीचे जो है कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान है। चलिए, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, वहां पे जो करेंसी चलती है वो है कजाकिस्तानी टेंज, ऑफिशियल लैंग्वेज कजाक। ठीक है, ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक है, इसका कुछ भाग यूरोप में भी है, कुछ भाग एशिया में भी है, इसलिए यूरोपियन और एशियन कंट्री दोनों में इसको शामिल किया जाता है। करेंसी याद रखिएगा कजाकिस्तानी टेंगे जो है यहाँ पे चलती है, कैपिटल इसका अस्ताना है। बिहार के एग्जाम में जो है एक प्रश्न आपका कैपिटल से या करेंसी से निश्चित रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो रसिया के ठीक नीचे जो है कजाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, हमारा भारत यहाँ पे आ जाता है, अफगानिस्तान वगैरह आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस पे प्रश्न देखते हैं किस हिसाब से पूछा जाता है। प्रश्न है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 2024 कहां शुरू हुआ? वेयर हैज काजिंद 2024 बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान स्टार्टेड रिसेंटली? तो ये हुआ है कहां पे? उत्तराखंड में ये शुरू हुआ है, उत्तराखंड में। सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन टू बिकम फर्स्ट G7 कंट्री टू एंड कोल पावर एज लास्ट प्लांट क्लोजेज। ठीक है, तो पहला यहाँ पे 2-3 पॉइंट आ जाते हैं। G7 कंट्री, G7 कंट्री का पहला देश ब्रिटेन है जिसने अपने कोल पावर प्लांट को बंद कर दिया है। जो कोयला आधारित जो इसका बिजली उत्पादन होता था उस पावर प्लांट को बंद कर दिया है ब्रिटेन ने। तो G7 क्या है? G7 जहां पे भी आप नाम सुनते होंगे G20, G8, G6, तो G7 क्या है? तो G4 होता है ग्रुप ऑफ 7। यहाँ पे G7 है तो 7 देशों का एक समूह, एक क्षेत्रीय संगठन है। काफी सारे देश मिल करके जो है अपना अपना एक ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं, ताकि जिन देशों की अपनी एक विचारधारा होती है, एक आवश्यकता होती है, एक कॉमन रिक्वायरमेंट होता है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है और देश जो है आपस में इकट्ठा होकर एक समूह का निर्माण कर लेती है, ताकि बुरे वक्त में अच्छे वक्त में जो है एक दूसरे का सहयोग प्राप्त किया जा सके। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर, ये सब का जो है ट्रांसफर किया जा सके। तो G7 भी 7 देशों का एक समूह है। 7 देश में कौन कौन सा है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस। ठीक है, तो ये 7 देश जो है G7 के सदस्य हैं और इस 7 देशों में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो है पहला देश है जिसने अपने यहाँ सारे कोल पावर को बंद कर दिया है। और ये बंद क्यों किया है? क्योंकि ब्रिटेन ने भी, अभी थोड़ी देर पहले भी इसी बात पे मैं चर्चा कर रहा था कि सभी देशों का अपना अपना एक टाइमलाइन देशों ने निर्धारित किया है कि उस देश में जो है जो 0 कार्बन इमिशन है उस लक्ष्य को जल्द से जल्द
प्राप्त किया जा सके, जीरो कार्बन इमिशन, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन जो है शून्य हो जाए, क्योंकि अगर एक भी देश में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रही है तो ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। कार्बन उत्सर्जन ये पूरे दुनिया की समस्या है और पूरे दुनिया को मिल करके इस समस्या से लड़ना पड़ेगा। इस पे बड़े देश जो है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो पहल दिखा रहे हैं। और अच्छी बात है कि ब्रिटेन ने अपने यहाँ कोयला आधारित संयंत्रों को बंद कर दिया है। कोयला से काफी मात्रा में जो है ये कार्बन उत्सर्जित होता था, तो वहां पे नवीकरणीय ऊर्जा के फील्ड में भी काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर है। ठीक है, चलिए, G7 का पहला देश जिसने अपने यहाँ कोयला संयंत्र को बंद कर दिया है, तो ये हो जाएंगे ब्रिटेन। द फर्स्ट G7 कंट्री तो क्लोज इट्स कोल प्लांट जो है वो ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लंचेज हर घर दुर्गा अभियान। महाराष्ट्र की सरकार ने जो है हर घर दुर्गा अभियान को शुरू किया है। तो अब है क्या, दुर्गा पूजा जो है शुरू हो चुका है और वैसे उपलक्ष्य में जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो देखिए, देवी दुर्गा जो है, माँ दुर्गा जो है शक्ति का प्रतीक है और शक्ति स्वरूप की ही पूजा हो रही है इस दुर्गा पूजा में 10 दिन। तो वैसे में सिंपली आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं, महाराष्ट्र सरकार जो है सारी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा, किस प्रकार से वो जो गंभीर सिचुएशन है वहां पे अपनी रक्षा कर सके, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट और भी कई सारे टेक्निक्स हैं, उनको बच्चों में सिखाया जाएगा, लड़कियों में सिखाया जाएगा। और कहाँ पे सिखाया जाएगा? ये सरकार द्वारा जितने भी ITI चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहां पे उनको ये फ्री एजुकेशन दिया जाएगा सेल्फ डिफेंस रिलेटेड, जिससे वो सशक्त होंगी, कॉन्फिडेंट होंगी और किसी भी आपदा का, किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार होंगी। तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ये हर घर दुर्गा अभियान शुरू किया गया है और ये अभियान पूरे देश के लिए शुरू किया जाना चाहिए। हर सरकार को ये अभियान अडॉप्ट किया जाना चाहिए, उनके सेल्फ डिफेंस पे काफी ज्यादा बल देना चाहिए। जैसे कि हमारी जो अग्निवीर योजना है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कुछ वैसे स्कीम्स लेकर के आना चाहिए जिसमें लड़का लड़की सब जो है कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग से हो करके गुजरे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो, उनका सेल्फ डिफेंस का टेक्निक भी आए और किसी भी समय देश सेवा के लिए वो तैयार रह सके। ठीक है, तो इस पे प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा सकता है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने यहाँ हर घर दुर्गा अभियान शुरू किया है? तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है हर घर दुर्गा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही न्यूज है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगी उस पर चर्चा करेंगे और उस पर प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।